Good morning, everyone. Good morning, beta. Good morning. Good morning. Good morning. चलो ठीक है। अंजन मैं किसी दिन बता दूंगा, बट ये मेनली जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना उस समय ये काम कीजिए। अभी कुछ खास काम की है नहीं, इसलिए अपन अभी इसको डिस्कस नहीं करते, ठीक है। ऑर्गेनिक में तो मतलब पूरे ऑर्गेनिक में ही ये यूज होता है, सो उस समय काफी डिटेल्स में आता है, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। सो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का द एंड कर लिया था, ठीक है। सो चूंकि आज जैसा हम लोगों ने बात किया था कि भैया आज अपन स्टार्ट करेंगे गैसियस स्टेट, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले गैसियस स्टेट। तो फटाफट मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, और फिर अपन गैसियस स्टेट पे बात करेंगे। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट बस। एक मिनट यार, कुछ तो हैंग वैंग कर गया इसलिए। नहीं, मैं सेंटर पे नहीं हूँ बिल्कुल भी, घर पे हूँ, आधा कंबल में आधा कंबल से बाहर। ये मत बोलिए, पता नहीं क्या समस्या है। चलो ठीक है, सो मैं फटाफट शेयर कर रहा हूँ। हो गया, डन है, बहुत हो गया। हाँ जी, सो इस चैप्टर में बेसिकली अपने को पढ़ना क्या है, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर आप देखिएगा तो इस चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर करके, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर करके इस चैप्टर का नाम आपको दिया हुआ है। ओके, लेकिन कॉमनली इसको देखोगे बहुत सारे बुक्स में तो गैसियस स्टेट करके लिखा रहता है, तो हम बेसिकली गैसियस स्टेट ही बोल के काम चला लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है इस चैप्टर में बेसिक हम अपने को पढ़ना क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इस चैप्टर में अपने को मेनली पढ़ना है कि जो गैसेज हैं उनका एक दूसरे उनके मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कैसा होता है, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इस इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। ये सारी चीजों के बारे में बेसिकली हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं, ठीक है।
चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन इस चैप्टर को, ठीक है। ओके निखिल, चलो। सो देखो गैसियस स्टेट में जो सबसे पहली चीज है कि भैया गैस को देखो कैरेक्टराइज किया गया है कि भैया गैस होता क्या चीज है, किसको गैस बोलेंगे हम। सो देखो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं, उन चीजों को ध्यान देते हैं। जैसे बोलता है कि गैसेज आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, ये कुछ प्रॉपर्टी है कि भैया गैस जो होता है बहुत कॉम्प्रेसिबल होता है। कॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या हुआ, आप उसको कॉम्प्रेस करके छोटे से स्पेस में लेके आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप मान लो किसी भी तरह की चीज ले लो, कोई भी एक स्क्वायर ले लो, अगर इस स्क्वायर के अंदर में मान लो मैंने ये मान लो क्यूब है, इस क्यूब के अंदर मैंने गैस डाल दिया, ठीक है। सो जो गैस इस वॉल पे प्रेशर लगाएगा, वो चाहे कहीं भी देखोगे, किसी भी जगह पे देखोगे, हर जगह प्रेशर सेम होगा। अगर इस क्यूब के बदले ओ कौन है ये, जेन, ठीक है। अगर इस क्यूब के बदले अगर आपने कोई रैंडम सा शेप ले लिया, मान लो ये सुराही टाइप का कुछ शेप ले लिया है आपने, ठीक है, आपको सुराही काइंड ऑफ मैनेज कर लेना, हाँ, ठीक है। चलो देखो, मान लो कुछ इस टाइप का अगर आपने शेप ले लिया, तो इस केस में अगर आपने गैसेस डाल दिए, तो भी चाहे आप किसी भी पॉइंट पे प्रेशर मेजर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसी भी अंदर में किसी भी पॉइंट पे अगर गैस का तुम प्रेशर देखोगे, तो वो प्रेशर सेम ही रहने वाला है। इसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपने शेप कौन सा लिया है, प्रेशर हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। बिल्कुल ये प्रॉपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, पेपर पे क्या बोलते हैं, प्रॉपर न्यूमेरिकल बेस्ड सब चैप्टर है, ठीक है। हाँ ठीक है। सो नेक्स्ट आता है अपने पास कि नेक्स्ट कि गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड एंड लिक्विड। सही बात है कि भैया गैसेस जो होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होता है भैया, मास बाय वॉल्यूम। हमको पता है गैस से हल्का तो कुछ है ही नहीं, गैस से हल्का कुछ है नहीं भैया। सॉलिड लिक्विड कितना भी हल्का होगा, वो गैस से तो हल्का नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सो गैसेस की जो डेंसिटी होती है बहुत ही कम होती है। डेंसिटी अपने को पता है कि डेंसिटी होता क्या है भैया, तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, इसको डिनोट करते हैं रो से, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है कि वॉल्यूम एंड द शेप, यहां ध्यान देना, वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ गैसेस आर नॉट फिक्स, दीज एज्यूम द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ कंटेनर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, इस पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वॉल्यूम जो होता है किसी भी गैस का, गैस का जो वॉल्यूम होता है वो खुद का वॉल्यूम नहीं होता, वो एक्चुअल में वॉल्यूम जो होता है वो कंटेनर का होता है। गैस का वॉल्यूम खुद का वॉल्यूम कुछ नहीं चीज है, वो वॉल्यूम किसका होता है, कंटेनर का होता है। तो अगर आपको कभी बोले कि गैस 2 लीटर ले लिया, तो गैस 2 लीटर लेने का मतलब क्या हुआ, वहां पे एक ऐसा कंटेनर लिया है जिसमें गैस को रखा गया और उस कंटेनर का वॉल्यूम है 2 लीटर। तो गैस का खुद का वॉल्यूम ऐसा नहीं है कि उसको कहीं रख दोगे तो भैया उसका 5 लीटर वॉल्यूम है तो 5 लीटर रहने वाला है, ऐसा नहीं है। वो जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर के वॉल्यूम को वो ले लेगा, उसका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं है ऐसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोलता है कि गैसेस मिक्स इवनली एंड कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल ऐड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। गैसेस चाहे वो गैस कैसी भी प्रॉपर्टी की हो, कुछ भी प्रॉपर्टी की हो, वो एक दूसरे के साथ इवनली इंटरमिक्स होते हैं। इवनली इंटरमिक्स होने का मतलब है कि वो एक तरीके से होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। जो आप क्लास 9th में पढ़ा करते थे, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, गैसेस जो होते हैं वो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। चाहे कोई भी गैस ले लो, और वो हर प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स करना है तो आप 2 मोल हाइड्रोजन में 1 मोल ऑक्सीजन से अधिक मिक्स नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे वाटर में हो जाता है, जैसे लिक्विड में हो जाता है कि भैया अगर आपने वाटर 1 लीटर लिया तो उसमें एक टाइम के बाद आप शक्कर नहीं मिला सकते, उसका एक लिमिट है। लेकिन गैसेस में गैसेस को मिलाने का कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे कितना भी गैस ले लो, दूसरा वाला गैस कितना भी ले लो, वो दोनों एक दूसरे में इंटरमिक्स हो सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना कि भैया वो किसी भी प्रोपोर्शन में और बिना किसी मैकेनिकल ऐड के, मैकेनिकल ऐड का मतलब हुआ कि आपको कुछ नहीं करना, बस 2 गैस को एक दूसरे के आसपास छोड़ देना, वो अपने आप ही इंटरमिक्स हो जाएंगे। वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जो अपने आप होता है, आपको उसमें कोई एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। सो ये कुछ प्रॉपर्टी होगी गैसेस के बारे में, मतलब कि गैस होता क्या है। लेकिन यहाँ पे गैस किस टाइप का है उसके बारे में चर्चा नहीं है, बस गैस, जनरल गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा है। सिंपल चीज है, सबको पता था, बट फिर से हम बात कर लिए।
सॉलिड लिक्विड अपने को पता है, उस पर कोई खास चर्चा की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एक टर्म जिसको बोलते हैं आइडियल गैस, कि भैया ये आइडियल गैस क्या चीज है। तो देखो आइडियल गैस को बोलते हैं आदर्श 5 लीटर के कंटेनर में 2 लीटर गैस रख ही नहीं सकते हो, ठीक है। अगर 2 लीटर उसमें गैस डालोगे ना तो अपने आप से 5 लीटर हो जाएगा वो, ठीक। चलो सो बात करते हैं आइडियल गैस क्या होता है। सो देखो यहाँ ध्यान दो, आइडियल गैस का मतलब क्या है। आइडियल गैस का मतलब है वो गैस, एक आसान भाषा में बोल तो वो गैस जो कुछ लॉज को फॉलो करे। कौन से लॉज को फॉलो करे, तो यहाँ ध्यान देना जैसे ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कुछ लॉज को फॉलो करे जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या कंबाइंड गैसियस लॉ। अब ये हमको नहीं पता कि भैया ये क्या चीज होता है, भविष्य में पढ़ेंगे ये क्या चीज होता है, बट हाँ ध्यान रखो कि आइडियल गैस उसको बोलते हैं जो इन लॉज को फॉलो करे। आइडियल का मतलब क्या है, देखो भैया आइडियल का मतलब क्या है। आइडियल का मतलब होता है, हम बोलते हैं आइडियल स्टूडेंट, आइडियल पॉलिटिशियन जो सच में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, जो सच में एग्जिस्ट नहीं करते, बट हम मानते हैं कि अगर कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर में ये प्रॉपर्टी होती। आइडियल फ्यूल, हम क्या बोलते थे आइडियल फ्यूल, कि भैया जहां जो पॉल्यूशन नहीं करे, ठीक है कोई ऐसा फ्यूल जो पॉल्यूशन नहीं करे, जिसको कैरी करना आसान हो, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा हो। सो बेसिकली वैसी कोई चीज जो एक्चुअल में एग्जिस्ट तो नहीं करती है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि भैया अगर वो एग्जिस्ट करती तो उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। मतलब सारे अच्छे गुणों को रख दो किसी चीज में, वो उसके लिए वो उस चीज का आइडियल प्रॉपर्टी हो जाता है, सारे अच्छे गुणों के साथ अगर वो आए तो। आइडियल स्टूडेंट, आइडियल नेशन, आइडियल पॉलिटिशियन, तो इस तरह वाली चीजें, दैट इज आइडियल वन, ठीक है। अब ये आइडियल गैस का मतलब ये तो क्लियर है कि भैया ये सच में एग्जिस्ट तो नहीं करेगा, लेकिन हम पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, समझने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। चलो तो बात करते हैं भैया ये आइडियल गैस की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो बोलता क्या है कि आइडियल गैस इन सारे लॉज को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा देखो क्या क्या है, तो बोलता क्या है कि गैस, ये बोल रहा है कि ओबेज ऑल गैस लॉ अंडर ऑल कंडीशंस। जैसे ये जो गैसेस लॉ, ये जो गैस लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और भी लॉज हैं या कंबाइंड लॉ है, इनको ये हर कंडीशन में फॉलो करना चाहिए। सेकंड क्या है, डज नॉट कंडेंस इनटू लिक्विड व्हेन कूल्ड, ठीक है, थैंक यू वैष्णवी। ओके, तो डज नॉट कंडेंस इनटू अ लिक्विड व्हेन कूल्ड, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि भैया वो गैस आइडियल गैस होगा जिसको आप ठंडा करोगे तो वो लिक्विड नहीं बनना चाहिए, वो गैस है तो गैस ही रहना चाहिए। अगर वो लिक्विड बन गया तो फिर हम नहीं बोलेंगे कि वो आइडियल गैस है, ठीक है। नेक्स्ट है सोस परफेक्टली स्ट्रेट लाइन व्हेन वी एंड टी पी एंड टी रिलेशनशिप्स आर प्लॉटेड। मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर को या प्रेशर और टेम्परेचर को अगर हम प्लॉट करें ग्राफ पे तो वो स्ट्रेट लाइन परफेक्ट आए। पता नहीं, हम तो आज तक जानते नहीं है कैसे प्लॉट करते हैं, देखेंगे भैया कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। सो आसान भाषा में हमने देख लिया कि भैया आइडियल गैस होता क्या है, लेकिन उसमें एक वर्ड यूज कर दिया, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो भैया ये कौन सा लॉ है जिसको आइडियल गैस फॉलो करता है, फॉलो करना चाहिए। तो अपन उस पर बात करने वाले हैं कि इन लॉज का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आता है अपना बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ, आदर्श यहाँ ध्यान दो, बोलता क्या है कि सारे गैस लॉ को हर कंडीशन में फॉलो करे और ये कंडेंस नहीं हो लिक्विड में अगर इसको ठंडा किया जाए तब, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बॉयल्स लॉ कि भैया ये बॉयल्स लॉ कहता क्या है। तो देखो बॉयल्स लॉ का मतलब क्या है। बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर कोई आइडियल गैस है और अगर आपने उसका टेम्परेचर, मोल्स कांस्टेंट रखा है, मान लो कांस्टेंट रख दिया, टेम्परेचर और मोल्स मैंने कांस्टेंट कर दिया, मैंने एक डब्बा लिया, उस डब्बे में उस गैस को डाल दिया, ठीक है, या बलून लिया, बलून के अंदर उस गैस को डाल दिया, टेम्परेचर और मोल्स कांस्टेंट होगा। मोल्स कांस्टेंट का मतलब क्या है, अमाउंट कांस्टेंट, सिंपल। कभी मोल्स भी कांस्टेंट बोल सकता है, अमाउंट भी कांस्टेंट बोल सकता है, ध्यान देना।
सो अगर टेम्परेचर और अमाउंट कांस्टेंट है, मैं यहाँ पे पूरा ही लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट नहीं इस्तेमाल कर रहा, बाद में मैं शॉर्ट इस्तेमाल करूंगा, ध्यान, ठीक है। टेम्परेचर अमाउंट ठीक है, इसको डिनोट करेंगे T से, इसको डिनोट करेंगे N से, और ये दोनों ही क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने कभी ऐसा किया कि टेम्परेचर और अमाउंट किसी गैस का लिया, कांस्टेंट अमाउंट ले लिया, भैया हमने 2 मोल ले लिया और 300 डिग्री 300 केल्विन पे वो गैस ले ली। अब बोलते क्या है कि अगर आपने 2 मोल 300 केल्विन पे गैस ले ली और अगर आप उसको कॉम्प्रेस करोगे या उसको एक्सपैंड करोगे, तो जो उसका प्रेशर होगा और जो उसका वॉल्यूम होगा वो दोनों एक दूसरे से इनवर्स चलेंगे, ठीक है। तो बोलता क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और अमाउंट कांस्टेंट है गैस का, तो प्रेशर ऑफ गैस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब इसका क्या मतलब है ये तो समझे, लेकिन सच में ऐसा होता है क्या, तो समझो इस चीज को। देखो, बहुत कॉमनली देखे होंगे, अगर मान लो कि बहुत लोगों ने मतलब ये एक्सपेरिमेंट करते भी होंगे, ऐसे बचपन में किए होंगे, सिरिंज होती है ना, सिरिंज जो सुई देने वाला जो इंजेक्शन होता है, उसमें जो सिरिंज होता है, ठीक है, उस सिरिंज में से उस निडल को पहले बाहर निकाल दो। निडल लगा के अगर कर रहे हो तो भैया उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ठीक है, बिना निडल के करना है, ठीक है। निडल को बाहर निकालो और जहां पे निडल लगता है, जिस पॉइंट पे निडल लगता है, उस पॉइंट को ऐसे बंद कर दो, ठीक है। सो बेसिकली ऐसी कहानी है आपके पास, ठीक है। ये सिरिंज है, ध्यान देना, ये एक्सपेरिमेंट सबने किया होगा, ये है तो सब के सब बच्चे में जब रहते हैं ना, तो सब के सब ये से खुरापात करते ही करते हैं, ठीक है। चलो, सो ये आपके पास है निडल, सॉरी सिरिंज, और ये रहा आपके पास इसमें लगा हुआ पिस्टन, ठीक है। देखो ध्यान दो, बिल्कुल अंजन अंजन बोला तो हाँ हमने तो किया यार, बिल्कुल सब करते हैं, ठीक है। तो इसमें लगा हुआ है ये पिस्टन, ठीक है, जिसको देख के हमें बुखार लग जाता है, जब लेके आता है ना कोई वो सुई देने के लिए, तो बुखार लग जाता है हमको, ठीक है। ओके, सो करना ये है कि आपको अपने थंब को यहाँ पे रख देना है, ठीक है। अपने थंब को यहाँ पे रख दो, इस वाले पॉइंट को बंद कर दो, बेसिकली ये वाला पॉइंट जो है ये बंद है आपका, ठीक है, ये क्लोज है, ओके। अब एक काम करो, अगर इस पे अपने अपने पॉइंट अपने हाथ को रख दिया, इसको बंद कर दिया, अब एक चीज करो कि इसके ऊपर क्या करो कि इसके ऊपर तुम प्रेशर दो, इसके ऊपर प्रेशर दो, इसको अपने थंब से प्रेस करो, तो एक चीज देखने को मिलता है, एक एक फीलिंग आती है। वो क्या फीलिंग आती है, ध्यान दो। जैसे इसको प्रेस करना शुरू करते हो तो स्टार्ट में बड़े आसानी से प्रेस होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जैसे थोड़ा प्रेस हो जाएगा ना, उसके बाद प्रेस करना धीरे धीरे मुश्किल होते जाता है, और थोड़ा और प्रेस कर लोगे तो उसके बाद लगता है भैया आप तो हो ही नहीं पाएगा, आप छोड़ दो, आप अपने अपने बस के बाहर है। अब इसके ऊपर कोई बहुत मतलब बॉडी बिल्डर ही होगा ना, वही इसको प्रेस कर सकता है, अब अपने से तो ना होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब ये नॉर्मल कंडीशन में था, यहाँ था, तो तुम्हारे लिए प्रेस करना आसान था, फिर जब जैसे थोड़ा अंदर हो गया तो प्रेस करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो गया इस कंडीशन में, जैसे थोड़ा अंदर आया तो प्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो गया इस कंडीशन में, थोड़ा और अंदर आ गया तो प्रेस करना और भी मुश्किल हो गया, ठीक है। थोड़ा और अंदर इसको कर दिए तो प्रेस करना इसको थोड़ा और भी मुश्किल हो गया, ठीक है। सो ये जो कहानी है कि पहले प्रेस करना आसान था, थोड़ा दबा मुश्किल हुआ, थोड़ा और दबा मुश्किल हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो गैस था स्टार्टिंग कंडीशन में, जब ये स्टार्ट में था, तो इसका जो प्रेशर अंदर से गैस लगा रही थी बहुत कम लगा रही थी। ध्यान देना यहाँ पे, इस चीज को ध्यान दो कि जब स्टार्टिंग कंडीशन था, स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्ट स्टार्ट का कंडीशन था, ये वाला जो पहला वाला कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो स्टार्ट में जो गैस अंदर से प्रेशर लगाती थी बहुत कम था, तो तुम्हारे लिए ऊपर से इसको प्रेस करना आसान था। बिल्कुल न्यूटन लॉ है, कुछ अलग नहीं है। जब ये थोड़ा प्रेस हो चुका है इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में जो गैस प्रेशर लगा रही है पहले वाले से ज्यादा लगा रही है, क्यों?
मान लो इस कंडीशन में लगा दी थी P1, इस कंडीशन में P2, क्यों लगा रही है? क्योंकि P1 वाले केस में वॉल्यूम गैस का बहुत ज्यादा था, ये पूरा ही पूरा वॉल्यूम था, ये पूरा वॉल्यूम था गैस का, वॉल्यूम बहुत बड़ा था, प्रेशर कम होगा। तुमने इसको प्रेस कर दिया, अब इतने पे ये आ चुका है, सिरिंज का ये जो पिस्टन है यहाँ आ चुका है, तो इसका मतलब गैस का जो वॉल्यूम है वो तुमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। है तो उतना ही मोल गैस, लेकिन वॉल्यूम हो गया डिक्रीज। और बॉयल सर हमें कह के गए हैं कि भैया वॉल्यूम को अगर तुम घटाओगे, ध्यान दो, इसको तुम घटाओगे तो ये बढ़ेगा, या इसको तुम बढ़ाओगे तो ये घटेगा, है ठीक है। तो भैया सेम कहानी यहाँ पे हुआ कि भैया आपने जैसे इसको प्रेस किया, यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे आते ही हमको दिख क्या रहा है, ओके, मतलब इंटरनल वाला प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, तो आपको बाहर से बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है इसको प्रेस करने के लिए। अगर ये गैस जो था वो यहाँ पहुंच गया, यहाँ P3 कंडीशन में पहुंच गया, यहाँ से प्रेशर लगाने लगा, फिर तो आपको यहाँ से बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा प्रेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है, और अगर तुमने प्रेशर लगाना छोड़ दिया तो फटाक से ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। अगर तुम जो प्रेस करते उसको छोड़ोगे तो फटाक से पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल प्रेशर क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो चुका है। सो ये कहानी है प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन का विथ एग्जाम्पल, ठीक है, कि कैसे प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से रिलेटेड है। कल्याणी स्क्रीन स्वाइप करो। सो बेसिक फंडा क्या हुआ कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इनवर्स है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा गैस का तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा गैस का तो वॉल्यूम बढ़े, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है, चलेगा। आर्यन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दे दो यहाँ पे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्या बोलता है, सीधे ध्यान रखो, बोलता है कि भैया प्रेशर और वॉल्यूम जो है गैस के, प्रेशर और वॉल्यूम इनमें इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अगर आपने प्रेशर को बढ़ाना है तो वॉल्यूम को आपको घटाना पड़ेगा, अगर प्रेशर को घटाना है तो वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, यही है इन दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है, चलेगा। रोशन बोल रहा है ऐसा कैसे है? रोशन ऐसा इसलिए है, तू सोच के देख, मान ले ऐसा हो गया कि पहले कोई एक घर है, उस घर में मान लो 10 रूम में 10 लोग रहते थे, ठीक है। बाहर से कोई आया बोलता है कि भैया उन लोगों को बोलता है कि देखो यार क्या है ना कि तुम 10 लोग को रहना तो है, लेकिन अब तुम्हारे लिए 5 ही रूम अवेलेबल है। क्या वो आसानी से मानेंगे इस चीज को, रजिस्ट करेंगे? रजिस्ट करेंगे? पहले अकेले अकेले रहते थे, अब एक में 2 को रहना पड़ेगा, रजिस्ट करेंगे। मतलब सेम अमाउंट के चीज के लिए आपने जगह घटा दी, जगह घटा दी तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। प्रेशर इज सेम थिंग द रेजिस्टेंस। गैस जो था आपने उतने जगह में रखा था, वॉल्यूम कम करने की कोशिश की, नहीं चाहता कि उसको कम जगह में रहना पड़े, वो अंदर से रेजिस्ट करता है, प्रेशर बढ़ जाता है, चलेगा। कोई और है जिसको इसमें समस्या है तो बता दो मुझे कि भैया हमको तो समस्या समझ में नहीं आया, जादू हो गया। हाँ जी, डन है, बढ़े आगे, बोलो फटाफट। चलो ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं अपन, ओके। सो अगले नियम पे आते हैं, दैट इज, ठीक है, ओके निधि ले लो। चलो अब इससे वापस हम आएंगे, इससे बहुत सारी चीजें हम वापस एक बार आएंगे घूम के इस पे, ठीक है। बट अभी फिलहाल थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर वापस आएंगे इस पे। चलो सो नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, कहा गया भैया अगला लॉ, हाँ, दैट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? तो चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, सी का मतलब है कांस्टेंट, पहले बता चुका, प्रेशर को अगर आपने कांस्टेंट कर दिया, मोल्स को अगर आपने कांस्टेंट रख दिया, अगर प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट है, सो इस केस में वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा। जरा इसको उल्टा भी बोल सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। अब इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, ऐसा कैसे है। अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, अगर आपके पास मोल्स कांस्टेंट है, तब
ऐसा सुने होगे, बहुत कॉमनली ऐसा सुनते हो, बहुत कॉमनली ऐसा सुनते हो कि गर्मी के दिनों में कहते हैं कि बाइक्स में, साइकिल्स में हवा कम रखनी चाहिए। सुनते हो? क्यों ऐसा कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि गर्मी के दिनों में चूंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, अगर आपने टायर में हवा भर दिया, टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। अब अगर आप रोड पे चल रहे हो तो फ्रिक्शन के वजह से टायर जो है फ्रिक्शन करेगा, रोड चूंकि बहुत गर्म है तो उसके वजह से फ्रिक्शन भी हो रही है, और फ्रिक्शन भी है और रोड भी बहुत ज्यादा गर्म है, तो टेम्परेचर अंदर के जो गैस है भरा हुआ जो टायर में, उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा। एक तो फ्रिक्शन है, ऊपर से टेम्परेचर भी गर्मी के टाइम में बहुत ज्यादा है, तो ठंडा होने का कोई चांस नहीं है, टेम्परेचर गैस का बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अब चूंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो होगा क्या कि जो टायर के अंदर में, जो ट्यूब के अंदर में जो गैसेज हैं, वो अपने वॉल्यूम को एक्सपैंड करना चाहेंगे। जब वो अपने वॉल्यूम को एक्सपैंड करना चाहेंगे तो एक्सपैंड करने के लिए उनको अगर जगह नहीं मिलेगा तो वो ट्यूब को फाड़ देंगे, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा, जाना पड़ेगा पंक्चर दुकान। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया गर्मी के दिनों में थोड़ा कम गैस भराना चाहिए, थोड़ा कम हवा भराना चाहिए, क्योंकि जब वो अपने आप को एक्सपैंड करें, जब वो बढ़े टेम्परेचर के बढ़ाने से, जब वो अपने आप को एक्सपैंड करें तो भैया एक्सपेंशन के लिए उनके पास जगह बचा रहे, वो कर पाए जगह, वो कर पाए बेसिकली एक्सपेंशन। पहले भी बचपन में भी पढ़ते थे कि भैया आयरन, अब ये भी पढ़े थे कि रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक में बीच में गैप छोड़ा जाता है, क्यों? क्योंकि हमको पता है भैया गर्मी के दिनों में रेलवे ट्रैक भी एक्सपैंड होता है, तो अगर वो गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो रेलवे ट्रैक टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। वायरिंग जो की जाती है उसमें भी थोड़ा गैप छोड़ा जाता है, क्योंकि भैया एक्सपेंशन होते हैं वहां। सो हमें पता है कि भैया टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो किसी भी पार्टिकल का किसी भी स्टेट में थोड़ा एक्सपेंशन होता है। सेम गैस पे भी लागू है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सपेंशन होगा, काम खत्म। सो ये कहानी अपने पास है चार्ल्स लॉ की। भैया चार्ल्स सर कहते हैं कि एक टेम्परेचर को अगर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम भी आपका बढ़ेगा। सिंपल एग्जांपल है अपने पास टायर ट्यूब वाला, चलेगा, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ प्रेशर और मोल्स जो है वो कांस्टेंट रखा गया है। अगर प्रेशर मोल्स कांस्टेंट नहीं है तो कहानी बदल सकती है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मैंने मान लो ऐसा कर दिया कि मैंने टायर में बस जम के हवा डाल दी, ठीक है, जब मैंने जम के हवा डाल दी, अब गैस एक्सपैंड हो रहा है, थोड़ा सा जगह मैंने खाली छोड़ दिया कि भैया ठीक है, गैस जब एक लिमिट से अधिक प्रेशर होगा तो अपने आप बाहर निकल जाएगा, जैसे प्रेशर कुकर में होता है। भैया सीटी क्या करता है कि एक लिमिट से अधिक अगर अंदर में प्रेशर जनरेट होता है तो भैया वो क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है। सेम कहानी, ठीक है। सो अगर आपको कांस्टेंट नहीं रखोगे तो भैया वो प्रेशर रिलीज कर देगा, तो आपको मोल्स बदल जाएंगे, हमको तो उनको बदलना नहीं है। सो बेसिक फंडा है कि भैया टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलेगा, चलो। सो ये अपने पास दो रिया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेम्परेचर और वॉल्यूम जो होते हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ जाएगा। चलेगा, चलो ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं अपन, नेक्स्ट लॉ, ठीक है, दैट इज गेल-लुजैक लॉ। ये गेल-लुजैक लॉ क्या कहता है? सो गेल-लुजैक लॉ कहता है कि अगर आपने, देखो ध्यान देना, अगर आपने इस केस में वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया और मोल्स को कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम और मोल्स अगर आपके पास कांस्टेंट है तो आपका जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। ये आ गया एग्जैक्ट प्रेशर कुकर। अगर आप प्रेशर कुकर को बैठा दो गैस पे और गर्म करना शुरू करो, हमको क्या दिखता है कि भैया अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो अंदर में प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक टाइम आता है कि भैया प्रेशर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि उसमें से गैस को बाहर निकालना पड़ता है। अगर गैस को बाहर नहीं निकालोगे तो भैया वो खतरा हो जाएगा। सीटी वही काम करता है, वो मेजर करता है कि भैया इतने से अधिक अगर प्रेशर होगा तो हमें इसको क्या कर देना है, गैस को बाहर निकाल देना है। सो अपने पास गेल-लुजैक लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो प्रेशर भी अपना क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। सो ये कहानी अपने पास देखने को मिलती है अपने को प्रेशर कुकर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन, ये सारे लॉज ना याद होने चाहिए, सब्जेक्टिव है और ये सारे लॉ बहुत ज्यादा यूज आते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब हालांकि इनका रिजल्ट जब बताऊंगा तो प्रोपोर्शनलिटी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ क्या याद रखने की जरूरत है वो मैं डेफिनेटली आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। लास्ट लॉ
एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है? सो एवोगैड्रो लॉ बोलता है कि भैया आपके पास मोल्स जो होते हैं, एन जो होता है, ध्यान रखना, मोल्स जो होता है वो वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब आपका प्रेशर कांस्टेंट हो और जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अगर ये दोनों आपने कांस्टेंट रख दिया, प्रेशर और टेम्परेचर को, तो जो मोल्स होगा वो वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट और मोल्स वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल सा एग्जांपल, बलून जो फुलाते हो, ठीक है, उस पे एक्सटर्नल प्रेशर 180 होता है, हमको पता है बाहर में प्रेशर 180 होता है, ठीक है। सो भैया उसको प्रेशर बाहर में 180 तो अंदर में 180 होगा, तभी तो बैलेंस रहेगा। अब जैसे जैसे हम गैसेज अंदर में डालते हैं वैसे वैसे गुब्बारा क्या होता है, बड़ा होते जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप अंदर में अमाउंट को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वॉल्यूम भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे अमाउंट डिक्रीज होगा वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो ये बोलता है अपने को एवोगैड्रो लॉ। तो बेसिकली आपने 4 लॉज देखे, क्या क्या कौन कौन से? बॉयल्स लॉ जो प्रेशर और गैस को बोलता है कि इनवर्स होते हैं। उसके बाद आता है चार्ल्स लॉ जो बोलता है वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसके बाद आता है गेल-ल्यूजैक लॉ जो बोलता है प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद आता है एवोगैड्रो लॉ जो बोलता है मोल्स और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद हाँ, सारे laws हाँ जी। तो सॉरी यार वो नेटवर्क गायब हो गया था, चलो ठीक है। सो हम बात कर रहे थे इसके बारे में भैया, ये सारे लॉस के बारे में, ठीक है। सो देखो ये लॉस क्या क्या थे अपने पास। बॉयल्स लॉ क्या था? बॉयल्स बोलता था भैया प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। मैं जूम कर लेता हूँ तो लिखना आसान होगा, हाँ ठीक है। सो भैया ये लॉ बोलता था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ क्या बोलता था कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। गेल-ल्यूजैक लॉ क्या बोलता था भैया प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही थे अपने लॉस, दो और भी थे, ठीक है। सो इन सारे लॉस को जब मिलाया गया, इन सारे लॉस को जब मिलाया गया तो अपने पास ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इन सबको जब मिलाया गया तो अपने को एक फाइनल रिजल्ट देखने को मिला जो इन सारे लॉस का देन है।
जो इन सारे लॉस का देन है, इन सारे को कंबाइन किया गया तो हमें एक फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है, और उस फाइनल रिजल्ट पे बात करते हैं वो क्या है। सो इन सारे लॉस का जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि देखो ध्यान देना इस चीज को, इन जो सारे लॉस है, इन सारे लॉस का जो रिजल्ट है उसको थोड़ा ध्यान देना। बोलता है कि भैया प्रेशर वॉल्यूम से इनवर्स है, टेम्परेचर वॉल्यूम से डायरेक्ट है, प्रेशर टेम्परेचर से डायरेक्ट है। तो इन सबको जब कंबाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल्स इनटू टेम्परेचर के मैग्नीट्यूड। प्रेशर और वॉल्यूम वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड मोल्स इनटू टेम्परेचर के मैग्नीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो अपने पास इक्वेशन बन के आती है, दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। और ये इक्वेशन आपके जीवन में पहले भी आ चुकी है जो आप इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। सो बेसिकली ये जो इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये आता कैसे ये आप समझ गए कि भैया इन सारे लॉज का ये कंबाइंड फॉर्म है। इन सारे लॉस का अब कोई बोलेगा कि भैया हमको तो नहीं दिखता ये कंबाइंड फॉर्म, तो देखो ये दिखेगा, कैसे दिखेगा देखो ध्यान में, यहाँ पे मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, सारे केसेस में प्रूव करके दिखा रहा हूँ मैं इसको। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, इसको ध्यान रखो एकदम माथा में सेट कर लो, ठीक है। और सारे केसेस में प्रूव करके दिखा रहा हूँ इसको। देखो पहले आते हैं बॉयल्स लॉ पे। पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी। यहाँ पे R क्या है, R इज अ गैस कांस्टेंट, वैल्यू होती है 8.3। दिस इज सिंपली अ कांस्टेंट, जैसे G की वैल्यू होती है उसी तरीके से ये R है, प्रोपोर्शनलिटी हटाए थे तो R लगाए थे, ठीक है। अब जरा देखें ये क्या इस लॉ को सेटिस्फाई करता है, चेक करते हैं। बोलता क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, अमाउंट कांस्टेंट है, मतलब V कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। चलो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट मिलके एक कांस्टेंट बन जाएंगे। सो भैया आपको दिख रहा है कि अगर सारे कांस्टेंट मिलके एक कोई एक कांस्टेंट, जनरल कांस्टेंट कुछ भी बन गया मान लो, सो P इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, मान लो कोई कांस्टेंट बन चुका है A, इन सबको मान लिया कि ये A बन गए, A इंटू सॉरी V, अच्छा V, माय बैड एक मिनट, ये V नहीं दिया था ना, ये N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, टेम्परेचर और अमाउंट कांस्टेंट था, ठीक है। तो ये सारे कांस्टेंट को मान लो कि ये कोई एक K बन चुके हैं, ठीक है। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, PV इक्वल्स टू K। इसको चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, P इक्वल्स टू K बाई V। और अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि भैया प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो हमको दिख रहा है कि इनवर्स है, वॉल्यूम घटेगा प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। सो इस तरीके से हमको दिख रहा है कि ये बॉयल्स लॉ को तो सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर आपके पास मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो भैया प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो आगे जरा देखते हैं इसकी कहानी, क्या ये आगे भी सेटिस्फाई करता है या फर्जी बड़ा है इसमें। चलो नेक्स्ट आते हैं चार्ल्स लॉ, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाओ, देखते हैं भैया पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। बोलता क्या है कि P कांस्टेंट हो गया, N कांस्टेंट हो गया, R तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम और टेम्परेचर देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, दोनों आमने सामने आ रहे हैं, तो हमको दिख रहा है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, मतलब ये इस लॉ को भी सेटिस्फाई कर रहा है। जरा आगे आते हैं, ठीक है। गे-लुसाक लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, मोल्स कांस्टेंट, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो जरा, देखो यहाँ ध्यान दो, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, वॉल्यूम कांस्टेंट, मोल्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो हमको दिख रहा है यार कि ये सारे केसेस में, ये सारे केसेस में ये जो लॉ है ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। कि भैया जो भी कांस्टेंट दिया उस कांस्टेंट को उड़ा दो, आपको दिख जा रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशन हमें देखना है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लिखो, मोल्स और वॉल्यूम का, बाकी सबको कांस्टेंट, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, तो दिख रहा है कि N और V आमने सामने है, मतलब N बढ़ेगा तो V भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो मोल्स और वॉल्यूम क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। सो बेसिकली कहानी ऐसी है कि इन सारे लॉस का एक रिजल्ट है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, इन सारे लॉ को मिलाया गया तब जाके रिजल्ट बनाएगा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। आपका काम है आज का, ये सारे लॉज में, कौन ज्ञानी है ये, ठीक है। आपका काम है इन सारे लॉज में, ठीक है,
जितने भी आपको मैंने जितने भी ये लॉज बताए, इन सारे लॉज को आपको ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब भी अपनी क्लास होगी, ठीक है, उस क्लास में पहले इन लॉज पे मैं पूछूंगा, क्वेश्चंस पहले करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो आपको ये याद होना चाहिए कि किस लॉ में किसको किसको रिलेट किया गया है, डायरेक्ट है या इनवर्स है, या आप डायरेक्टली थोड़ा सा पीवी क्वेश्चनैरिटी का प्रयोग करोगे तो सोच सकते हो, वो याद रखने की जरूरत नहीं भी है। लॉजिक लगा के याद रख सकते हो। अब बाकी लॉजिक नहीं लगता है तो रट्टा मार के याद रखो, लेकिन अगली क्लास में याद होना चाहिए। जब भी अपनी क्लास होगी तो मैं पहले पूछूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। और केमिकल बॉन्डिंग का मैंने बोला था आपको, टीपीपी कंप्लीट करने के लिए आज 30 तारीख है, तो अगली क्लास में तैयार रहना, ठीक है। सो फिलहाल के लिए मैं यहीं तक रख रहा हूँ, ठीक है। आर की यूनिट क्या होती है, आर की यूनिट मैं लिख दे रहा हूँ बेटा यहाँ पे, अगली क्लास में अपन इस पे बात करते हैं आर पे, बट ठीक है चलो। कौन है? आनंद। देखो आर की पहले तो समझो वैल्यू क्या होती है। आर की वैल्यू होती है 8.3, यूनिट होती है इसकी जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अगर इसको आप एटीएम लीटर में लोगे, इससे चर्चा बहुत सारी बाकी है अपनी, 0.082, तब इसकी यूनिट होती है एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। सो अगर आपने 0.082 या एटीएम लीटर में बात करोगे तो 0.082, और अगर मोल्स में बात करोगे या जूल्स में बात करोगे तो 8.3, ठीक है। चलो इस पे आप नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे अपन डिटेल्स में। बाकी इन सारे लॉज को आप याद रखिए, अगले क्लास में इसका एक कहानी डिस्कस करेंगे, आइडियल गैस क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं यार, यार अभी मतलब मैं फिलहाल छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अगले क्लास में बात करेंगे इस पे, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्लास आपका जब होगा तो उस क्लास को आप अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अच्छा हूँ इसलिए जल्दी छोड़ देता हूँ, ठीक है। अच्छा हो ना, बताओ, ठीक है। सो अगले क्लास में इसका एक कहानी डिस्कस करेंगे, ठीक है।